एक खूबसूरत औरत थी जो दिखने में काफी सुंदर और जवान लगती थी। उसका नाम सविता था। रमेश उसे चाची कह करके बुलाया करता था। फिर एक दिन वो रमेश से बोली कि आज मैं तेरे पैरों की तेल से मालिश कर देती हूँ। ये सुनकर रमेश बोला कि नहीं चाची, रहने दो। लेकिन वो महिला जिद करके उसके कमरे में चली गई और तेल लेकर उसके पैरों की वो मालिश करनी शुरू कर देती है। मालिश करते करते उसका हाथ रमेश के पैरों के ऊपर आने लगा, जिससे कि उसके जज्बात में हलचल मचने लगी। फिर एक नजर वो अपनी चाची की आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में वो प्यास थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। और फिर अचानक से वो रमेश के ऊपर आ गई, जिससे कि वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका और चाची के साथ पूरी रात जो है वो कार्यक्रम में लगा रहा, जिससे कि वो महिला रमेश की दीवानी हो जाती है। और फिर इसके बाद एक ऐसा अजीबोगरीब काम ये महिला करती है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक शहर में घटित हुई है, जहां पर एक खुशहाल और एक अच्छा परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 5 लोग रहते थे। रमेश के माता पिता, उसका बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन। बहन की 2 साल पहले ही शादी हो चुकी थी और उसका बड़ा भाई बेंगलुरु में रह करके इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। एक दिन उसके माता पिता 2 महीने के लिए दुबई चले गए। इसी बीच उसकी माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। और फिर जब दूसरे दिन सुबह के 10 बजे जब डोरबेल बजी तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत औरत खड़ी थी, जो कि बोल रही थी कि इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है क्या। रमेश ने कहा कि हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर वो उस औरत को फौरन अपने घर के अंदर ले जाता है, लेकिन वो औरत कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार निकली थी। जितनी वो दिखने में सुंदर थी उतनी ही ज्यादा वो शातिर भी थी, क्योंकि उसे फौरन पता चल जाता था कि घर में क्या चीज कहाँ पर रखी हुई है। और फिर रमेश ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि माँ, घर पर एक नौकरानी आई हुई है। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, मैंने ही उसे तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। अब नौकरानी के आने की खबर सुन करके उसकी माँ की चिंता जो थी वो काफी ज्यादा दूर हो जाती है। इधर दिन भर काम के बाद जब शाम को नौकरानी को छुट्टी का समय हुआ तो वो रमेश से बोली कि मैं सुबह से तो तुम्हारे ही साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर के रमेश के चेहरे पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है। तब उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप दूसरों के घरों में काम करने वाली एक औरत हैं, और फिर इसके अलावा आपकी दूसरी क्या पहचान हो सकती है। फिर वो बोली कि इस घर में नौकरानी बनकर के मैं जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मोहब्बत वाली चाची के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम सविता है। मैं तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया करती थी और मैं तुम्हारी मोहब्बत वाली चाची हूँ। अब रमेश को समझ में आ चुका था कि ये चाची जो है वो किस किस्म की है, लेकिन ये बात उसे पता ही नहीं थी कि सविता जी उसकी चाची है और फिर सविता चाची उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर रमेश को एक अलग ही एहसास होने लगा था। तो वो चाची से बोला कि अब घर का सारा काम हो गया है तो अब आप जा सकती हैं, लेकिन कल फिर समय से काम पर वापस लौट आइएगा। ये सुनकर के वो कहने लगी कि रमेश बेटा, मेरे पास रहने के लिए कोई अपना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए आप लोग एक कमरा दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ये बात जब उसने लड़के से कही तो लड़का जो था वो सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो बिना अपने माँ बाप से पूछे उस महिला को ऐसे रख भी नहीं सकता था और उसकी बात को वो मान भी रखना चाहता था। वो उसकी मदद कहीं ना कहीं करना चाहता था। तो चाची ने उसे कहा कि प्लीज कुछ करो न, जिससे कि मैं यही मुझे कमरा मिल जाए। उसकी बात सुन करके रमेश ने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ उसे बता दिए। तब उसकी माँ ने कहा कि हमारे घर में बहुत से कमरे खाली पड़े हैं, तुम ऐसा करो कि तुम उसमें से एक कमरा उसे दे दो, और अगर वो घर में रहेगी तो वो तुम्हारा हर काम भी अच्छे से कर दिया करेगी और तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और फिर उसने माँ की बात मानकर उन्हें घर में एक कमरा दे दिया था। वो अपने साथ कोई भी सामान लेकर के नहीं आई थी, इसीलिए रमेश ने अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ी उसे दे दी और उनसे कहा कि माँ के कमरे में आप अपने कपड़े जाकर के बदल लीजिए। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो वापस अपनी माँ के कमरे में जाता है, क्योंकि उसे उनके कमरे से चादर लेना था। और वो उस वक्त ये भूल गया था कि चाची जो है वो कमरे में कपड़े बदल रही हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो चाची को कपड़े बदलते उसने देख लिया। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उस महिला को रमेश को देख करके कोई शर्म नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि रमेश, यहाँ पर आओ और मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की साड़ी ये मुझ पर कैसी लग रही है। अब जब वो अपने कपड़े बदल रही थी तभी वो रमेश को अपने पास बुला रही थी, लेकिन रमेश को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। हालांकि वो महिला दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान लग रही थी। उसकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो एक जवान लड़के की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में वो साड़ी पहन करके उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। उस पुरानी साड़ी में भी उसकी चाची जो थी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन्हें काम पर आए हुए अब 15 दिन बीत चुके थे और फिर उन्होंने रमेश को अपनी बचपन की यादों के बारे में बताना शुरू किया कि बचपन में उन दोनों ने क्या क्या किया था। और फिर एक दिन रमेश नहा करके जब अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था तभी उसकी चाची वहां पर आ जाती है और कहती है कि रमेश लाओ, आज मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। चाची की ऐसी बात सुनकर के रमेश जो है वो बिल्कुल हैरान सा हो गया था और फिर उसने कहा कि नहीं चाची, मैं खुद से ये काम कर सकता हूँ, मुझे दूसरों से ये करवाना शर्म आती है। और हाँ, आप मालिश का काम छोड़िए, आप जाकर के किचन में जाकर के देखिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी वो मालिश के लिए जिद कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वो चाहे कितना भी जोर दे फिर भी वो उनसे मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। अब उसे शर्म आ रही थी इन सब चीजों से। फिर रमेश ने एक नजर अपनी चाची को गौर से देखा तो वो उदास होकर के वहीं बैठी हुई थी। और फिर वो अपनी चाची सविता से पूछता है कि क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई। तो उसने कहा कि तुमने मेरे हाथ से मालिश नहीं करवाई, लेकिन मुझे कपड़े पहनाने दो कम से कम। और फिर वो चुपचाप उनके सामने अपना सर झुका करके अपना कपड़ा दे देता है और फिर उसकी चाची उसे कपड़ा पहनाना शुरू कर देती है। उस वक्त रमेश के मन में खूबसूरत चाची को देख करके कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन चाची उसके लिए घर के सदस्य की तरह थी, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन उसने अपनी चाची से कहा कि आप इस घर को अपना ही समझिए, और फिर वो वैसे ही रहने लगी जैसे कि सच में ही वो उसका अपना घर हो। एक दिन शाम को रमेश दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा था तो उसकी चाची ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। रमेश ने जवाब दिया कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर चाची कहने लगी कि तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और पार्टी में तुम अकेले ही जा रहे हो, कभी कभी अपनी बेचारी चाची को भी बाहर घुमाने ले जाया करो। फिर रमेश ने कहा कि मैं आपको बाहर घुमाने ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको अच्छे से तैयार होकर के एक भारतीय नारी की तरह मेरे साथ चलना होगा। इस बात पर उसकी चाची जो है वो तैयार हो जाती है और फिर रमेश ने अपनी माँ के कमरे से एक अच्छी सी साड़ी निकाल करके चाची को दे दी और कहा कि इसे पहन करके अच्छे से तैयार होकर आइएगा, क्योंकि वह पार्टी जो है वो काफी ज्यादा शानदार है। जब वो तैयार होकर के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देख करके रमेश की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि उस चाची की सुंदरता की चमक ने उसे चौंका दिया था। हालांकि वो उम्रदराज औरत थी, लेकिन वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और वो पूरी साड़ी नहीं बल्कि आधी साड़ी पहन करके आई थी। उन्होंने एक हॉट मॉडल की तरह मेकअप भी किया था, जिससे कि वो बेहद ही आकर्षक लग रही थी। रमेश ने आज एक ऐसी महिला को देखा था जो कि साधारण साड़ी में भी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वो बिल्कुल भी 40 साल की महिला नहीं लग रही थी, क्योंकि उस साड़ी में उनका शरीर जो वो नाजुक और लचीला दिख रहा था। और फिर जैसे ही रमेश की नजर उनके वजूद पर पड़ी, उसके मन में एक अजीब सी लहर उठी थी। जैसे ही उसकी चाची रमेश की तरफ बढ़ी, उनका पैर हील वाले सैंडल से फिसल गया और वो रमेश के ऊपर ही आ गिरी। अब उनकी सुंदरता की खुशबू रमेश की चारों ओर फैल गई थी, जिससे कि उसके वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी थी। हालांकि रमेश को लग रहा था कि आज उसकी दुनिया ही बदलने वाली है, फिर भी वो चाची को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाची जो थी वो उठ नहीं थी। धीरे धीरे रमेश की हालत बिगड़ने लगी, उसे कुछ अजीब सी झुरझुरी होने लगी थी।
तब वो जैसे तैसे अपने मन को समझाता है और उन्हें धक्का दे करके दूर करता है। फिर उसने कहा कि आपने जो सजावट की है उससे आप एक मॉडल की तरह लग रहे हैं और ये हील वाला सैंडल उतार करके रख दीजिए। रमेश ने अपनी माँ का एक सिंपल सा सैंडल दिया जो कि बिना हील के था और फिर उसे पहनकर वो रमेश के साथ चल पड़ी थी। जब वो दोनों कार में बैठ करके पार्टी के निकले तो रमेश की नजर उस सुंदर चाची पर ही टिकी हुई थी और जब पार्टी में पहुंचे तो रमेश के दोस्तों को लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि सच में वो एक गर्लफ्रेंड की तरह ही लग रही थी। इसीलिए पार्टी में रमेश के सभी दोस्तों ने सोचा कि वो उसकी प्रेमिका है। ऊपर से रमेश की चाची ने सभी दोस्तों से कह दिया कि मैं रमेश की जीएफ हूँ। जब वो पार्टी से निकले तो रमेश ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, और फिर वो बोली कि तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम उन्हें बताकर थोड़ा भावुक होना चाहते थे और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी अपने तरीके से। अगर तुम्हें ये पसंद ना आया हो तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। जैसे ही उसकी चाची ने ये बात कही, रमेश ने कहा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो किया वो सही था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब तुम 9 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इसीलिए तुम्हारे स्वभाव को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। रमेश उनकी बात सुनकर के मुस्कुरा देता है और फिर उसकी चाची ने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में ही तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। रमेश बोला कि ठीक है, अब से अब हम लोग दोनों दोस्त ही हैं और अब आपको मेरी चाची बनने की उम्र भी बीत गई है और मुझे आपको चाची कहने की भी उम्र बीत गई है। तब उसकी चाची बोली कि ठीक है, आज से तुम मुझे सविता कह करके बुलाना, ये हम दोनों के लिए ही सही रहेगा। हालांकि वो दिखने में एक जवान लड़की की ही तरह दिखती थी, इसीलिए रमेश उसे अब चाची नहीं बल्कि सविता कह करके बुलाना शुरू कर देता है। अब सविता नाम सुन करके वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी और फिर वो दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त वो दोनों थक चुके थे, इसीलिए घर पहुंचते ही अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन रमेश असमंजस में था, कॉलेज जाने से पहले वो कौन सी शर्ट पहने, और तभी चाची अब सविता जो है वो उसके कमरे में आती है और उसको वो शर्ट देती है। रमेश ने वो शर्ट पहन ली और तैयार होकर के वो कॉलेज चला गया। एक रात सविता रमेश के कमरे में आई, बोली कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तो आज मैं तुम्हारी सिर की तेल सी मालिश कर देती हूँ। रमेश को भी उसकी मालिश जो थी वो अच्छी लगती थी। जैसे ही उसका हाथ उसके बालों पर घूमने लगा, रमेश के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी थी और फिर जैसे ही वो नीचे झुकी, रमेश के होश उड़कर रह गए थे। उसकी जवानी और सुंदरता देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। हालांकि चाची जानबूझकर उसे उकसाए जा रही थी क्योंकि उसका भी मन था कि वो कुछ करे, और फिर धीरे से उसने रमेश के गलत जगह पर हाथ रख दिया और फिर वो सहलाने लगी। ये देख करके रमेश के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि क्या ये चाची भी मुझसे कुछ चाहती हैं, और फिर उसने पूछ ही लिया कि आप मेरे साथ कुछ करना चाहोगी। चाची ये सुनकर के खुश हो जाती है और कहती हैं कि रमेश, मैं कितने दिनों से तो यही चाहती थी, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे थे। रमेश ने कहा कि मुझे शर्म आ रही थी आंटी, मैं पहली बार तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये सुनकर के आंटी जो चाची होती है वो कहती है कि तुम फिर से भूल गए कि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी चाची नहीं बल्कि सविता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कब से तुम्हें यही चीज करने के लिए बार बार समझा रही थी, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। खैर, लड़का बोलता है कि मैं पहली बार तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली कि मैं भी बहुत साल से भूखी हूँ, मेरी भी भूख खत्म हो जाएगी। और फिर वो दोनों पूरी रात सब कुछ करते रहे। जब सुबह हुई तो वो दोनों खाना खाकर फिर एक कमरे में जाते और फिर संबंध कायम करते। अब रमेश को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। इसी तरह से रोज रात में दिन में दोनों साथ में ही रहते और मस्ती किया करते थे। एक रात वो लोग दोनों सब कुछ करके सो गए। जब सुबह हुई तो घर की घंटी बजी थी। रमेश ने दरवाजा खोला तो उसकी मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े थे। रमेश उन्हें देख करके बहुत खुश होता है, लेकिन उसके पापा की नजर सविता पर ही टिकी थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक उसे घूरे जा रहे थे और सविता भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रमेश ने अपने पापा की नजरें हटाने के लिए वो उनके गले लग गया था। उसकी माँ सविता को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। रात को भोजन करते समय रमेश ने फिर अपने पापा को सविता की ओर घूरते हुए देखा।
वो सोचने लगा कि वो उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। उनका इस तरह से सविता का घूरना उसे परेशान कर रहा था। खाना खाने के बाद उसके पिता अपने कमरे में चले जाते हैं और सविता किचन साफ करने में लग जाती है। कुछ देर के बाद रमेश उससे मिलने उसके कमरे में जाता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। रमेश ने कहा कि आपको इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपका रमेश। तो वो बोली कि तुम इतने अचानक से आ गए कि मैं थोड़ा सी डर गई। और फिर वो पूछने लगी कि बताओ, कुछ एक काम था क्या? तो रमेश ने कहा कि नहीं चाची, कोई काम तो नहीं था, हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तब वो फिर बोली कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे आधी रात को भी तुम फोन कर सकते हो। वो उससे बिना कोई सवाल किए वो उसकी बात मान जाता है और फिर तुरंत वो उसके कमरे से निकल करके अपने कमरे में चला जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो रमेश कॉल करता है और उसे बुला लेता है और दोनों अपने काम में फिर से लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस कमरे से जो है वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इधर उसी कमरे के बगल में उसके पिता और माता सो रहे थे। जैसे ही उसके पिता के कानों में आवाजें बढ़ती हुई होती हैं तो वो जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि ये आवाजें जो है वो उनके बेटे के कमरे से आ रही है। जब वो खिड़की से झांक करके देखते हैं तो उनके होश उड़कर रह जाते हैं, क्योंकि अंदर उसका बेटा और वो नौकरानी जो थे वो कार्यक्रम कर रहे थे। वो नजारा देख करके उसके पिता के मन में भी उस नौकरानी सविता के प्रति भाव जाग जाते हैं। जब सुबह होती है तो सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे थे। उसके पिता सबसे पहले सविता को नीचे से ऊपर तक देखते हैं और फिर अपने बेटे रमेश की तरफ देखते हैं। ये सब कुछ देख करके रमेश जो है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर पापा को क्या हो गया है, वो हम दोनों को ही क्यों घूरे जा रहे हैं। और फिर उसके पिता रमेश से पूछते हैं कि बेटा, रात में अच्छी नींद आई थी ना तुम्हें? रमेश जो है वो डरते हुए कहता है कि हाँ पापा, बहुत अच्छी नींद आई थी। और फिर उसके पिता खाना खा करके अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। जैसे ही शाम होती है उसके पिता सविता के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी? ये बात सुनकर सविता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ सोच करके कहती है कि आप ये भला कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। फिर रमेश के पिता कहता है कि देखो, मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करो, मैंने उस रात तुम दोनों की सारी हरकतें देख ली हैं। ये सुनते ही सविता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो बोलती है कि देखिए जी, मैंने अपनी मर्जी के साथ उसके साथ कुछ नहीं किया, वो ही मेरे साथ जबरदस्ती करता था। रमेश के पिता कहते हैं कि देखो, तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी मेरा मन करे तो तुम आ जाना। इस बात पर सविता कह देती है कि जैसे ही रात होती है रमेश फिर से फोन करता है और कहता है कि आओ ना। तब वो बोलती है कि आज नहीं, कल देखेंगे, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कह करके वो रात में उसका फोन काट देती है और उसके पिता के कमरे में वो चली जाती है। जैसे जैसे वो उसके कमरे में जाती है उसके पिता जो है वो काफी ज्यादा उसको देख करके खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। इधर रमेश अपने कमरे में सोने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे अब उसकी आदत हो चुकी थी। जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो सविता के कमरे में चला जाता है, लेकिन वो वहां उसे नहीं मिलती है। उसने उसके फोन पर कॉल किया लेकिन वो कॉल भी नहीं लग रहा था। और फिर जैसे ही वो अपने पिता के कमरे की ओर जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो खिड़की से झांक करके देखता है तो उसके भी होश उड़कर रह जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे पिताजी इतने सच्चे और संस्कारी बनते फिरते हैं और अंदर उनके कुछ और ही खेल चल रहा है। और फिर वो वापस से अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है और कुछ कुछ सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जब सुबह होती है तो वो सीधे ही सविता के कमरे में चला जाता है और सविता से पूछने लगता है कि तुम कल क्यों नहीं आई? सविता कहती है कि मुझे काफी ज्यादा नींद लग रही थी तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई। रमेश उसका हाथ खींचता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे कमरे में आया था, तुम वहां पर नहीं थी। सविता कहती है कि मैं बाथरूम में गई थी। इस बात पर रमेश उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चीखता है, तुम मेरे पिताजी के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। सविता कहती है कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने उस रात हम दोनों को एक साथ में देख लिया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाया था। अगर मैं नहीं जाती तो वो सभी को बता देते और मुझे भी घर से निकाल देते। रमेश पूछता है कि तो अब क्या किया जाए? सविता कहती है कि उसे इस रास्ते से ही हटा दो।
ये सुनते ही रमेश उसे एक और थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, पागल हो गई हो क्या तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो। फिर भी सविता उसे बहला फुसलाकर इस काम के लिए उसे मना लेती है। जब रात होती है तो रमेश अपने पिता के कमरे में जाता है और उसे मार देता है। रमेश उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि ये वो भूल गया कि वो उसके पिता हैं। जब इस बात की खबर उसकी माँ को लगती है तो वो रोना धोना शुरू कर देती है। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले वो सविता से पूछते हैं और फिर वो सीधे रमेश का नाम ले देती है। उनकी हत्या उनके छोटे बेटे रमेश ने की है। पुलिस रमेश को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। वहां पर उससे पूछताछ में रमेश जो है वो सारी सच्चाई उगल देता है और फिर पुलिस सविता को पकड़ने के लिए घर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वो 1 लाख रुपए लेकर के घर से भाग चुकी है। पुलिस ने लगातार उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। दोस्तों, इस कहानी से यही सच्चाई निकल करके आती है कि एक बेटा और बाप अपनी जरूरत और ख्वाहिश के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तोड़कर रख देते हैं। पिता तो इस दुनिया से चले ही गए और बेटा जो है वो भी आजीवन कारागार में बंद रहेगा। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग इनसे कुछ सीख सकें। आपका कीमती वक्त समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। तो मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।